स्क्रीन दिख रही है, वर्ड फाइल नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में दैट इज कल ही हमने जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट्स देखे, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स देखे डिफरेंट डिफरेंट, एज वेल एज हमने पॉपअप बॉक्सेस देखे कि किस तरह से 3 टाइप्स ऑफ पॉपअप बॉक्सेस बनते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। व्हाट आर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस तो हम इससे पहले भी देख चुके हैं और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी देख चुके हैं, जैसे पाइथन पढ़ा होगा, सी पढ़ा होगा, तो उसमें भी फंक्शंस का वर्क देख चुके हैं। तो फंक्शंस जो है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनका यूज होता है। तो अब जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या होते हैं देखो। A JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task। मतलब कोई भी चीज परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी हमारे प्रोग्राम में डालने के लिए किसी ना किसी फंक्शन का यूज होता है। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, एक पीस ऑफ कोड बोल सकते हैं इसको, कि अगर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं हमारे प्रोग्रामिंग में तो वो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक्स इट कॉल्स इट। और ये कब एग्जीक्यूट होगा फंक्शन? जब कोई इसको कॉल करेगा। कॉल बोले तो क्या, जावास्क्रिप्ट फंक्शन को इन्वोक करना पड़ता है, दैट मीन्स एक हिसाब से उसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो जब उसको कोई इन्वोक करेगा, कॉल करेगा, तब वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो है वो रन होगा और उसकी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नीचे जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि किस तरह से फंक्शंस बनाए जाते हैं। तो तुम लोगों को डिक्लेयर करना है फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। तो फंक्शन, अब यहाँ पे तुम्हारे फंक्शन का नेम दे दो, जैसे माय फंक्शन, कुछ भी दे सकते हो फंक्शन का नाम तुम, जरूरी नहीं। और देखो किस तरह से दिया हुआ है, जो फंक्शन है उसका एफ कैपिटल है, स्टार्टिंग में जो एम माय जो वर्ड लिखा हुआ है उसका एम स्मॉल है। तो ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद 2 पैरामीटर्स लगाए हैं P1 कॉमा P2। तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स तुम लोग लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे P1 P2 दिया हुआ है, कर्ली ब्रेसेस ओपन हुए। अब पैरामीटर पे तुम लोगों को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि रिटर्न, रिटर्न बोले तो फंक्शन अब यहाँ पे इन्वोक होगा, फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। कौन से फंक्शन को? जो ऊपर माय फंक्शन तुमने परफॉर्म किए। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट देना है। रिटर्न के बाद दो पैरामीटर तुम लोगों ने डिफाइन किए हो, वो 2 पैरामीटर पे कोई भी ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे P1 इंटू P2 हुआ है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट परफॉर्म हुआ है दोनों का। तो यहाँ पे देखो कमेंट में क्या दिया हुआ है, द फंक्शन रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ P1 एंड P2। ये जो ग्रीन पोर्शन में जो लाइन नजर आ रही है डबल स्लैश के बाद, दैट इज कमेंट। वो तुम ना भी लिखो तो चलता है, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए दी गई है कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन किस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज कमेंट। कमेंट्स भी देखे रहोगे तुमने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है कि दोनों P1 और P2 पैरामीटर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया फंक्शन का एग्जांपल। दैट मीन्स तुम एक फंक्शन को डिफाइन करते हो, फिर वो फंक्शन पैरामीटर्स डिफाइन करते हो, फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू तुम वो पैरामीटर्स पे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल था फंक्शन का। अब देखो नीचे जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स दिया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। A JavaScript function is defined with the function keyword। ये चीज जस्ट अभी हमने ऊपर देखे कि जो JavaScript का फंक्शन है उसको हम फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, ऊपर जो ब्लू में फंक्शन लिखा हुआ था, राइट। फॉलोड बाय नेम, फिर फंक्शन का नेम देते हैं हम, जैसे ऊपर माय फंक्शन दिया हुआ था, फिर फंक्शन ब्लू में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वो फंक्शन का नाम दिया हुआ है, दैट इज माय फंक्शन, उसका नेम हो गया। ठीक है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, फिर पैरेंथेसिस ओपन होगा, दैट इज ब्रैकेट ओपन होगा। फंक्शन नेम कैन ऑब्टेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइंस। उसके बाद देखो फंक्शन का नाम जब क्रिएट करोगे तो वो किस किस चीजों से बन सकता है, लेटर्स से बना सकते हो, जैसे ऊपर लेटर्स बना माय फंक्शन। उसके अलावा उसमें डिजिट्स यूज कर सकते हो, डेट इज नंबर्स। ठीक है, अंडरस्कोर्स का यूज कर सकते हो, इवन डॉलर साइंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम रूल्स एज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के जिस तरह से रूल्स थे उसी तरह से फंक्शन के रूल्स है। द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम सेपरेटेड बाय कॉमा। फिर जो पैरेंथेसिस तुमने ओपन किया, दैट इज जो ब्रैकेट तुमने ओपन किए, उसमें क्या डालोगे, पैरामीटर्स के नेम दोगे जो कि कॉमा से सेपरेट किए गए। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, पैरामीटर 1 कॉमा, पैरामीटर 2 कॉमा, और जितने पैरामीटर्स लगाने सबको कॉमा से सेपरेट करना है। ठीक है, द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। और जब फंक्शन डिफाइन हो जाने के बाद फंक्शन के अंदर का जो कोड रहेगा उसको कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखोगे, जैसे ऊपर यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ,
फिर ये कोड लगाए एंड देन कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किए, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम रहेगा वो फंक्शन कीवर्ड अप्लाई करना है, जो कि ब्लू में लिखा हुआ है। फंक्शन कीवर्ड अप्लाई कर देने के बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम आएगा, कोई भी नेम तुम लोग दे सकते हो। फंक्शन का नेम देने के बाद स्पेस नहीं देनी है, पैरेंथेसिस ओपन करना है, दैट इज ब्रैकेट ओपन करना है, और ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स के नेम देने हैं, पैरामीटर 1 कॉमा पैरामीटर 2, जो भी पैरामीटर का नेम रहेगा, ठीक है। पैरामीटर के नेम देने के बाद और पैरामीटर के नेम्स को कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है और फिर उसके अंदर जो भी फंक्शन की कोडिंग रहेगी वो करनी है एंड देन कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये एक जनरल सिंटैक्स है तुम्हारे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस का। इज इट क्लियर? यहां तक समझा? ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल दिया हुआ है, फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है एंड देन कमेंट में क्या लिखा हुआ है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी यहाँ पे कोडिंग लगाओगे वो एग्जीक्यूट होगी। अब देखो फंक्शन पैरामीटर्स आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। जो फंक्शन के पैरामीटर्स रहेंगे वो मैंने जैसे बताई पैरेंथेसिस के अंदर लिस्टेड रहेंगे। फिर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड बाय फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड। अब फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यू है जो हमें रिसीव होती है जब फंक्शन रन होता है, ठीक है। तो जब फंक्शन इन्वोक किया जाता है, फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और जो वैल्यू हमें इन रिटर्न मिलती है, दोज आर कॉल्ड एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। फिर देखो इनसाइड द फंक्शन द आर्ग्यूमेंट्स द पैरामीटर्स बिहेव एज लोकल वेरिएबल्स। तो जो इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स तुमने लगाए हो, दोज आर द पैरामीटर्स, ठीक है। जो पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 तुम लोगों ने लगाए हो, वो पैरामीटर्स लोकल वेरिएबल्स के फॉर्म में बिहेव करते हैं। हमने वेरिएबल्स वाले टॉपिक में दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे थे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में, एक होता है लोकल वेरिएबल्स और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स जो फंक्शन के अंदर ही वर्क करता है, उस फंक्शन के बाहर हम उसको वर्क नहीं करवा सकते, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल जो पूरे कोडिंग में हम कहीं पे भी डिफाइन जिसको कर सकते हैं और जिसकी फंक्शनैलिटी कहीं पे भी परफॉर्म हो सकती है, दोज आर ग्लोबल। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स है, जो फंक्शन के अंदर जो तुम पैरामीटर्स लगाते हो, वो एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स है तुम्हारे फंक्शन के, और वो आर्ग्यूमेंट्स लोकल वेरिएबल्स के तौर पे बिहेव करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, दोज आर दी लोकल वेरिएबल्स जो हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर रन कर सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर उनकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होंगी। व्हाई? बिकॉज यू हैव डिफाइंड दोस पर्टिकुलर पैरामीटर्स फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन ओनली। मतलब जो माई फंक्शन अगर तुमने डिफाइन किए हो, तो उस माई फंक्शन वाले फंक्शन के लिए ही तुमने पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 को डिफाइन किए हो, तो उस पैरामीटर्स की जो फंक्शनैलिटी है वो उसी फंक्शन के अंदर रहेगी, उसके बाहर वो रन नहीं होंगे। तो ये लोकल वेरिएबल्स का एक एग्जांपल है और ये लोकल वेरिएबल्स की तरह वहां पे बिहेव कर रहे, ठीक है। उसके बाद देखो defining and invoking a JavaScript function. Now what is defining and invoking a JavaScript function? The code inside the function will execute when something invokes calls the function. ये चीज मैंने बताई अभी जस्ट के फंक्शन कब रन होगा या कब एग्जीक्यूट होगा कोड फंक्शन का, जब उसको इन्वोक किया जाएगा, उसको कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो नीचे देखो 3 पॉइंट्स दिए हुए, ये कब होता है? when an event occurs when a user clicks a button। तो फंक्शन को कब इन्वोक किया जाता है? सपोज तुमने कोई फंक्शन क्रिएट किए हो जिसमें तुमने एक बटन दिए हो और वो बटन पे जैसे यूजर क्लिक करेगा तो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, ठीक है। जैसे हो सकता है वहां पे कोई न्यू पेज खुल रहा हो, या फिर वहां पे सपोज कैलकुलेटर का कोई तुमने पेज बनाए हो जिसपे कैलकुलेटर वाला फंक्शनैलिटी तुमको देना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो तुमने वहां पे एक बटन क्रिएट किए हो कि बटन क्लिक करते ही वो कैलकुलेटर का जो भी पेज है वो ओपन हो, या फिर जो कैलकुलेटर पे जो चीजें परफॉर्म हुए हो उसका आउटपुट नजर आए, ठीक है। एक बटन क्रिएट किए हो, तो जब यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म होने जाएगी। मतलब क्या? एक फंक्शन कॉल किया जा रहा है, एक फंक्शन इन्वोक हो रहा है, किसके लिए? ताकि उस बटन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो सके। तो ये कहाँ से कॉल आएगा? जो बैकग्राउंड में कोडिंग की गई है उस पर्टिकुलर कैलकुलेटर के पेज के लिए, तो वहां से जो फंक्शन तुमने डिफाइन किए हो, सपोज तुमने फंक्शन कैलकुलेटर डिफाइन किए हो, फंक्शन कीवर्ड लगा के फंक्शन का नेम दे दिए हो कैलकुलेटर, और उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए हो जिससे क्या हो रहा है? कैलकुलेटर का एडिशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तुमने कैलकुलेटर का पेज ओपन किए, सपोज तुमने एडिशन को परफॉर्म किए एंड देन तुमने
उसका आउटपुट देखने के लिए उस बटन को क्लिक किए। तो जो बटन क्लिक करते साथ जो फंक्शन कॉल होगा वो किसके लिए रहेगा, जो एडिशन वाले पैरामीटर्स रहेंगे वो वहां पे कॉल होंगे। मतलब किसका फंक्शन कॉल हो रहा है, जो एडिशन के लिए जो फंक्शन तुमने क्रिएट किए हो कैलकुलेटर का वो वहां पे कॉल हो रहा है, वो इन्वोक हो रहा है। मतलब क्या, जैसे ही यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करता है तब कोई फंक्शन इन्वोक होता है, कॉल होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, मतलब कोई इवेंट ऑकर हो रहा है। फिर व्हेन इट इज इन्वोक कॉल्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड, या फिर डायरेक्टली अगर तुम जावास्क्रिप्ट कोड से उसको कॉल कर रहे हो, जैसे अगर तुमने कोई पेज क्रिएट किया और डायरेक्टली तुम उसका आउटपुट रन करने जा रहे हो तुम्हारे ही पीसी में, तो वो होता है कि तुम डायरेक्टली उसको इन्वोक कर रहे हो, डायरेक्टली उस फंक्शन को कोड में से, जावास्क्रिप्ट कोड में से कॉल कर रहे हो। ठीक है, और तीसरा होता है ऑटोमेटिकली, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इन्वोक। दैट मीन्स वो खुद से इन्वोक हो जाता है ऑटोमेटिकली, कोई एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये तीन तरह से जो है जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को इन्वोक किया जाता है और ये तीन तरह से फंक्शन कॉल होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक है तुम्हारा डिफाइनिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट। ना व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट? रिटर्न स्टेटमेंट का एग्जांपल जस्ट ऊपर देखे हमने कि हमने एक फंक्शन लगाए, फंक्शन माय फंक्शन, उसके बाद पैरामीटर्स p1 p2 दिए और नीचे कर्ली ब्रैकेट में हमने रिटर्न देके p1 मल्टीप्लाइड बाय p2 किए। मतलब क्या, रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एक तरह से पैरामीटर्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है। तो देखो रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, when javascript reaches a return statement the function will stop executing। मतलब क्या, वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका। जब हम रिटर्न स्टेटमेंट पे आते हैं तो वहां पे जो कोडिंग का एग्जीक्यूशन रहेगा वो स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट से हमें आउटपुट मिलता है। जैसे ऊपर हमने देखे रिटर्न p1 इंटू p2, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो आउटपुट दिला रहा है हमें दो पैरामीटर्स का, दैट इज p1 इंटू p2 का। तो जब रिटर्न तक हम रीच हो जाते हैं, मतलब क्या, वहां पे जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एग्जीक्यूट करना स्टॉप हो जाता है, वो आखिरी लेवल है, उसके बाद कोई चीज तुम लोग वहां पे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, if the function was invoked from a statement, javascript will return to execute the code after invoking statement। functions often compute a return value, the return value is returned back to the caller। तो ये कौन इन्वोक करता है रिटर्न स्टेटमेंट को? तुम्हारा फंक्शन। तुमने एक फंक्शन लगा दिए, उसके अंदर तुमने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिए, और जब रिटर्न स्टेटमेंट लग जाता है तो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर रहता है या फिर जहां पे तुम कोड रन कर रहे हो उसको समझ में आता है कि कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना हमें स्टॉप करना है। वाई? बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट या वो पर्टिकुलर कीवर्ड वहां पे अप्लाई, कीवर्ड जो है वो वहां पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो फंक्शंस ऑफन कंप्यूट अ रिटर्न वैल्यू, द रिटर्न वैल्यू इज रिटर्न बैक टू द कॉलर। तो फंक्शंस नॉर्मली ऑटोमेटिकली भी रिटर्न वैल्यूज को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, और ये जो रिटर्न वैल्यू रहेगी ये कहाँ पे जाएगी, किधर तक रिवॉल्व होगी, तुम्हारे कॉलर फंक्शन तक। दैट मीन्स व्हाट, तुम्हारा जो पैरामीटर था उसी को लेके उसी के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर वो वैल्यूज रिटर्न होंगे, मतलब किसके, जो पैरामीटर के वैल्यूज थे वो। तो दिस इज कॉल्ड एज रिटर्न स्टेटमेंट। नॉर्मल वर्ड्स में समझाऊं तो रिटर्न स्टेटमेंट तुम्हारे पैरामीटर्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किए, फिर वो जो वहां पे एक बार रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिए उसके नीचे कोई चीज तुम लोग नहीं लगा सकते, दैट इज द लास्ट लेवल। ठीक है, उसके बाद तुम वो फंक्शन को एंड करने के बाद वो कोडिंग में कोई चीज कर सकते हो, बट वो रिटर्न स्टेटमेंट उस फंक्शन की लास्ट लेवल रहती है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड रिटर्न द रिजल्ट। सेम ऊपर जैसे हमने किए कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और रिजल्ट रिटर्न करना है। तो देखो पहले तो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, लेट एक्स इज इक्वल्स टू माई फंक्शन। ठीक है, एक्स के अंदर हमने एक माई फंक्शन नाम का जो है वो फंक्शन क्रिएट किए, उसके बाद उसके दो पैरामीटर्स बनाए 4 और 3, जैसे ऊपर पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 लगाए, तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स है उनकी वैल्यू दी हुई है, जैसे फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू 4 दी हुई है और सेकंड पैरामीटर की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। ठीक है, अब देखो कमेंट में क्या दिया हुआ है, फंक्शन इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू विल एंड अप इन एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है, जिसको हमने एक्स में डिफाइन किए है कि एक्स की वैल्यू हमने माई फंक्शन के नेम से क्रिएट किए है कि वो फंक्शन का नेम है और पैरेंथेसिस में उसके पैरामीटर्स की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे फंक्शन से डायरेक्टली जैसे ऊपर हमने बनाए सेम वे में करो कि फंक्शन कीवर्ड लगाने के बाद फंक्शन का नाम जो तुम लोगों ने दिए है वो डालो। फंक्शन का नेम क्या था, माई फंक्शन, उसके बाद पैरामीटर्स का नेम दे दो ए और बी। ए और बी की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है कितनी है, 4 और 3, जो ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिटर्न होगा
क्या रिटर्न होगा, दोनों पैरामीटर्स का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यही हमें कहा गया है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट निकालना है। तो a इंटू बी, अब ये किसका प्रोडक्ट ले रहा है, 4/3, सॉरी 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो 4 इंटू 3 जब करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 3 12। तो देखो नीचे आउटपुट दिया हुआ है, द रिजल्ट इन x विल बी 12। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया जा रहा है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किए, x की वैल्यू डिफाइन की जो कि my फंक्शन, और पैरामीटर्स भी डिफाइन किए गए थे। पैरामीटर्स की वैल्यू थी 4 और 3, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फंक्शन को इन्वोक किए, दैट मीन्स फंक्शन कीवर्ड लगाने के बाद फंक्शन का नाम दे दिए जो कि my फंक्शन था, ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं। और फिर पैरेंथेसिस ओपन करके a और b, दैट इज पैरामीटर्स की वैल्यू दे दिए जो कि कॉमा से सेपरेटेड है। अगेन करली ब्रैकेट ओपन हुआ, करली ब्रैकेट के अंदर अब रिटर्न स्टेटमेंट लगा रहे हैं और हमें क्या परफॉर्म करना है, दोनों पैरामीटर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो a इंटू बी होगा और करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो जो आउटपुट तुम लोगों को मिलेगा वो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का आउटपुट रहेगा, दैट मीन्स 12। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें? इज इट क्लियर टिल हियर? ठीक है, अब देखो कॉलिंग फंक्शन विद टाइमर इन जावास्क्रिप्ट। टाइमर लगा के जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो किस तरह से फंक्शंस कॉल होते हैं, एक हिसाब से जैसे अगर तुम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो और उसके लिए टाइमर लगा हुआ है कि पर्टिकुलर 5 मिनट्स में ये एक्सरसाइज फिनिश हो जानी चाहिए, ठीक है। तो तुम एक टाइमर सेट करोगे, या फिर कोई रेस हो रही है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है जिसमें टाइमर की जरूरत पड़ रही है, तो एक टाइमर लगाया जाएगा और उस पर्टिकुलर टाइमिंग में उस एक्टिविटी को एंड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं ये ऑटोमेटिकली उस टाइमर में सेट किए जाते हैं और फिर वो पर्टिकुलर टाइमर में वो फंक्शन को एंड करना होता है, ठीक है। तो ये होता है टाइमर इन जावास्क्रिप्ट। अब कितने तरह के टाइमर्स होते हैं वो देखेंगे। In JavaScript, the timer is very important feature. It allows us to execute a JavaScript function after a specified period, therefore thereby making it possible to add a new dimension time to our website. तो देखो JavaScript में जो टाइमर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। Why? Because वो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का अलाउंस देता है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट किया गया है, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस फंक्शन को रन करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्टिविटी लग रही है, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम हम यूटिलाइज कर रहे हैं और बाकी के टाइम में हम न्यू एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं, तो एक इंटरैक्टिव वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का टाइमर है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। With the help of timer, we can run a command at specified intervals, run loops repeatedly at predefined time, and synchronize multiple events in a particular time span. जिस तरह से हम लोग टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे अभी 10 से 10:30 वेब प्रोग्रामिंग का लेक्चर होना है, फिर उसके बाद हो सकता है तुम्हारा किसी और सब्जेक्ट का लेक्चर होना है, फिर उसके बाद हाफ आवर में किसी और सब्जेक्ट का लेक्चर होना है। तो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल तुम्हारा बनाया हुआ है जिसको तुम्हें फॉलो करना है। जब तक टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे तो सब कुछ मिक्स मैच हो जाएगा कि कौन सा लेक्चर कब ले रहे हैं, कितने टाइम का वो पर्टिकुलर लेक्चर है, कोई कितना भी ले रहा है, स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल हम क्यों क्रिएट करते हैं, एक ऑर्डर्ड जो एग्जीक्यूशन रहता है किसी एक्टिविटी का उसके लिए। तो जब कोई वेबसाइट बनाते हो उसके लिए एक ऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन करवाना जरूरी है। तो टाइमर जो है ये हमें पर्टिकुलर कमांड्स को इन टाइम रन करने का अलाउंस देता है, ठीक है। फिर जो लूप्स हम लोग रन करते हैं, जैसे कल ही हमने स्टेटमेंट्स में अलग अलग लूप्स देखे, व्हाइल लूप, फॉर लूप, राइट। तो ये लूप्स जब हम रन करते हैं रिपीटेडली तो इसको भी एक पर्टिकुलर टाइम में रन करने का अलाउंस हमें टाइमर देता है। उसके बाद हम मल्टीपल इवेंट्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं एक टाइम स्पैन में, कि एक इवेंट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट होना चाहिए, देन उसके बाद नेक्स्ट इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये टाइमर हमारा काम करता है, ठीक है। तो टाइमर मेक्स इट इजी टू रन अ पर्टिकुलर इवेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। There are various methods for using it as in the following. तो देखो कितने तरह के टाइमर्स दिए हुए यहाँ पे, 4 टाइप्स ऑफ टाइमर्स दिए हुए टाइमर मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट इज सेट टाइम आउट, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है जिसमें फर्स्ट देखो सेट टाइम आउट, ठीक है। उसके बाद उसका सिंटैक्स भी दिया हुआ है, सेट टाइम आउट, फिर फंक्शन एंड कॉमा देके डिले टाइम दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखो सेकंड टाइप है क्लियर टाइम आउट, उसके बाद उसका नीचे सिंटैक्स दिया हुआ है क्लियर टाइम आउट, ब्रैकेट में टाइमर दिया हुआ है, देखेंगे वन बाय वन क्या है ये चारों। फिर उसके बाद देखो थर्ड दिया हुआ है सेट इंटरवल,
सेट इंटरवल, फंक्शन एंड इंटरवल टाइम, एंड फोर्थ नंबर दिया हुआ है क्लियर इंटरवल, जिसका सिंटैक्स देखो क्लियर इंटरवल और टाइमर दिया हुआ है। तो ये 4 तरह के टाइमर्स जावास्क्रिप्ट में यूज किए जाते हैं। वन बाय वन देखेंगे हम लोग। देखो फर्स्ट वन दिया हुआ है द सेट टाइम आउट मेथड। ठीक है, ये क्या करता है, एग्जीक्यूट्स कोड एट अ स्पेसिफाइड इंटरवल। ठीक है, एक स्पेसिफाइड इंटरवल तुम लोग लगाओगे और उस कोड को, पर्टिकुलर जो पीस ऑफ कोड रहेगा तुम्हारा, उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ही एग्जीक्यूट करवाने का काम तुम्हारा सेट टाइम आउट मेथड करता है। तो उसका सिंटैक्स देखो कैसा है, सेट टाइम आउट, ये फंक्शन लगा दिए या फिर ये मेथड लगा दिए तुमने, और पैरेंथेसिस में फंक्शन का नेम, जो तुम्हारा फंक्शन तुम लोग डिफाइन करोगे, ऊपर हमने देखे राइट फंक्शंस किस तरह से डिफाइन होते हैं। उसके बाद डिले टाइम, कितना टाइम डिले हो सकता है वो डिले टाइम तुमको यहाँ पे लगाना है, ताकि तुम लोग एक पर्टिकुलर जितना सेट किया हुआ टाइम पीरियड है उसमें, उस इंटरवल में कोड को एग्जीक्यूट कर सको। ठीक है, in the preceding syntax the set timeout method contains 2 parameters, right? जो set timeout method है उसके 2 parameters है। कौन से 2 parameters है, function और delay time, right? blue में function लिखा हुआ है and then delay time. The function parameter specifies the method that the timer calls. तो ये फंक्शन पैरामीटर क्या डिफाइन कर रहा है, जो कि जो फंक्शन तुम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो ऊपर, उस फंक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है। एंड द डिले टाइम पैरामीटर स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स टू वेट बिफोर कॉलिंग द मेथड। और ये जो डिले टाइम का मेथड है ये क्या डिफाइन कर रहा है, कौन से मेथड में तुम्हारे टाइम को डिफाइन कर रहा है, मिली सेकेंड्स में। तो जब भी डिले टाइम तुम लोग लगाओगे तो याद रखो तुमको सेकेंड्स, मिनट्स या फिर आवर्स में वो टाइमिंग सेट नहीं करना है, मिली सेकेंड्स में उस टाइम को सेट करना है कि कितने मिली सेकेंड स्टॉप करना है बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ पर्टिकुलर कोड। मतलब ताकि तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट करने में डिले ना हो सके, पर्टिकुलरली उसी टाइम पीरियड में वो कोड एग्जीक्यूट हो सके, इसीलिए मिली सेकेंड्स में यहाँ पे टाइम लगाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज सेट टाइम आउट मेथड। अब देखो सेकेंड टाइप का मेथड है द क्लियर टाइम आउट मेथड। तो यहाँ पे देखो डीएक्टिवेट्स और कैंसल्स द टाइमर दैट इज सेट यूजिंग द सेट टाइम मेथड। अब ये क्या कर रहा है, क्लियर टाइम आउट कर रहा है, मतलब टाइमर को क्लियर कर दे रहा है। तो जो तुमने सेट टाइम आउट मेथड से जो टाइमर को सेट किए थे, एक्टिवेट किए थे, ये मेथड उस एक्टिवेशन को डीएक्टिवेट कर रहा है। मतलब जो ऊपर तुमने सेट टाइम आउट से जो टाइमर को सेट कर दिए, उसी टाइमर को डीएक्टिवेट अगर करवाना है तो तुम लोग क्लियर टाइम आउट मेथड को लगाते हो। तो जो ऊपर सेट किए उसी को डीएक्टिवेट कर रहा है ये, deactivates or cancels the timer that is set using the set timeout method। तो इसका सिंटैक्स देखो क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिर्फ क्लियर टाइम आउट लगाना है और टाइमर का नेम देना है। जैसे ऊपर जो टाइमर था वो कौन सा था, सेट टाइम आउट वाला। ठीक है, इन द प्रीसीडिंग सिंटैक्स टाइमर इज अ वेरिएबल, यहाँ पे टाइमर क्या दिया हुआ है, एक वेरिएबल दिया हुआ है, दैट इज क्रिएटेड यूजिंग द सेट टाइम आउट मेथड। तो ऊपर जो सेट टाइम आउट मेथड से जो वेरिएबल्स क्रिएट किए वो उसी वेरिएबल का नाम यहाँ पे देना है, ताकि वो क्लियर हो सके, वो डीएक्टिवेट हो सके। ठीक है, तो ये काम होता है क्लियर टाइम आउट मेथड का। ना थर्ड देखो क्या है, द सेट इंटरवल मेथड। अब ये क्या कर रहा है, देखो एग्जीक्यूट्स अ फंक्शन आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। ये एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के बाद फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मतलब तुमने लगाए हो कि 20 मिनट के बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो तुम वहां पे टाइमिंग 20 मिनट सेट करोगे और उसके बाद तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर तुम्हें फंक्शन को इन्वोक करना है या फिर एग्जीक्यूट करना है तो तुम लोग सेट इंटरवल लगाते हो। ऊपर क्या था, फर्स्ट वाला सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या कर रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस फंक्शन को रन कर रहा था। दैट मीन्स अगर तुमने 20 मिनट्स मिली सेकेंड्स में लिखे हो, मतलब क्या, वो 20 मिनट्स एंड होने से पहले वो फंक्शन इन्वोक हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, तो ये सेट टाइम आउट कर रहा था। लेकिन सेट इंटरवल क्या कर रहा है, अगर तुमने 20 मिनट्स का टाइम स्पैन दिए हो तो वो 20 मिनट्स के बाद उस फंक्शन को क्या करेगा, इन्वोक करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। तो ये डिफरेंस है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में। तो देखो सेट इंटरवल में भी सेम सिंटैक्स है, सेट इंटरवल लगाना है, पैरेंथेसिस ओपन करना है, फंक्शन और फिर इंटरवल टाइम, कितना इंटरवल तुम्हें देना है वो टाइम सेट करना है। तो इन द सिंटैक्स अबाउ, सेट इंटरवल इज द मेथड विद 2 पैरामीटर्स। अगेन यहाँ पे 2 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट इज फंक्शन एंड द सेकंड पैरामीटर इज इंटरवल टाइम। द फंक्शन पैरामीटर स्पेसिफाइज द मेथड टू बी कॉल्ड। यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा वो कौन सा फंक्शन रहेगा, जो तुम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके रहोगे, ऊपर जो भी फंक्शन का नेम रहेगा वो डालना है। whereas the interval time parameter specifies the time interval between the function calls। तो ये जो टाइम इंटरवल वाला, इंटरवल टाइम वाला जो मेथड है,
या फिर पैरामीटर है, ये क्या डिफाइन करेगा कि कितना टाइम पीरियड तुमको वहां पे सेट करना है। तो तुम कितना भी दे सकते हो, 5 मिनट्स दे दो, 2 मिनट्स दे दो, 1 मिनट दे दो। तो जितने भी मिनट्स तुम लोग वहां पे सेट करोगे उतने मिनट्स के बाद तुम्हारा पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये होता है सेट इंटरवल मेथड। उसके बाद देखो फोर्थ आता है क्लियर इंटरवल मेथड। अब नाम से ही समझ रहा होगा, ये डीएक्टिवेट करेगा या फिर कैंसिल करेगा तुम्हारे टाइमर को। कौन से टाइमर को? सेट इंटरवल वाले टाइमर को। सपोज तुमने सेट इंटरवल वाला टाइमर सेट कर दिए कि आफ्टर 20 मिनट्स तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होना है, और उसके बाद तुम चाहते हो कि तुम उस टाइमर को डीएक्टिवेट कर दो, तो तुम क्या करोगे? द क्लियर इंटरवल मेथड लगा दोगे। तो क्लियर इंटरवल मेथड में तुम उस टाइमर का नेम दे दोगे जो ऊपर तुमने सेट किए हो। इससे क्या होगा? वो पर्टिकुलर टाइमर तुम्हारा डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर इंटरवल मेथड करता है। तो ये 4 तरह के टाइमर्स तुम लोग यूज करते हो जावास्क्रिप्ट में। सेट टाइम आउट मेथड, क्लियर टाइम आउट मेथड, सेट इंटरवल मेथड एंड क्लियर इंटरवल मेथड, ठीक है। तो ये 4 तरह के तुम्हारे टाइमर्स यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट के कोडिंग में। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। पूरा ऑब्जेक्ट्स का पार्ट नहीं लूंगी, ये नेक्स्ट तुम्हारा जब लेक्चर रहेगा, दैट इज सैटरडे को, हम लोग देखेंगे। जस्ट ऑब्जेक्ट्स का एक तरह से डेफिनेशन ले लो कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। देखो इन जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो जो भी तुम लोग चीजें डिफाइन करते हो उसको एक ऑब्जेक्ट का नेम तुम दे सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाई जाती है। तो देखो जो बुलियंस हमने देखे, जो हमने स्टेटमेंट्स देखे, हमने ऑपरेटर्स देखे, राइट, हमने बहुत सारी चीजें देखे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो वो सारी चीजों को तुम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो। तो अगर बुलियंस लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर्स अगर लगा रहे हो कहीं पे तो नंबर्स भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर स्ट्रिंग्स लगा रहे हो, स्ट्रिंग बोले तो एक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, जिसमें तुम स्पेशल सिंबल्स यूज करते हो, लेटर्स, डिजिट्स, तो वो स्ट्रिंग होती है, राइट। तो स्ट्रिंग्स कैन ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद डेट्स, अगर कहीं पे डेट सेट कर रहे हो तो डेट भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है। मैथमेटिकल इक्वेशंस कहीं पे सेट किए जा रहे हैं, जैसे मैंने कैलकुलेटर का एग्जांपल दी। कैलकुलेटर में जैसे हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर तरह का ऑपरेशन होता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी ऑब्जेक्ट्स कहलाए जाते हैं। फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस, जो भी कोई भी तरह के रेगुलर एक्सप्रेशंस अगर लगा रहे हो तो वो भी ऑब्जेक्ट्स है। एरेज अगर दे रहे हो, ठीक है, एरेज के बारे में अगर पढ़े हो तो एरेज को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लगाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर रेंज रहती है, नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं। तो एरेज को भी एक ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं हम। फिर फंक्शन, जो ऊपर जस्ट अभी हमने फंक्शंस देखे, फंक्शंस को भी हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, दोज आर ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो नॉर्मली ये सारी चीजें हम ऑब्जेक्ट्स के तौर पे कह सकते हैं कि ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स है। ओके, ऑल जावास्क्रिप्ट वैल्यूज एक्सेप्ट प्रिमिटिव्स आर ऑब्जेक्ट्स। तो सारे जावास्क्रिप्ट वैल्यूज जो रहेंगे एक्सेप्ट प्रिमिटिव्स, जो वैल्यूज हम लोग लगाते हैं वो एक्सेप्ट करके बाकी सारी चीजें जो फंक्शन कोडिंग में रहेंगे वो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो किस तरह से क्रिएट करते हो? देखो, द क्रिएटिंग अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विद जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यू कैन डिफाइन एंड क्रिएट योर ओन ऑब्जेक्ट्स। तो खुद के ऑब्जेक्ट्स अगर क्रिएट करने हैं तो किस तरह से करोगे? देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। क्रिएट अ सिंगल ऑब्जेक्ट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल। तो ऑब्जेक्ट कीवर्ड यूज करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। फिर क्रिएट अ सिंगल ऑब्जेक्ट विद द कीवर्ड न्यू। फिर न्यू कीवर्ड लगा के भी तुम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। देखो कितने कीवर्ड से तुम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। पहले बात तो ऑब्जेक्ट कीवर्ड से ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। फिर सेकंड में क्या दिया हुआ है? देखो रेड में जो न्यू वर्ड दिया हुआ है, तो न्यू कीवर्ड लगा के भी तुम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। फिर डिफाइन एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्टेड टाइप। फिर एक कंस्ट्रक्टर सपोज तुम लोग क्रिएट करो कि कोई पर्टिकुलर टाइप का एक फंक्शन तुम लोग डिफाइन कर रहे हो, और फिर उस फंक्शन या फिर उस कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे तुम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो उस पर्टिकुलर टाइप में, जैसे एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और फिर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। और फोर्थ जो सबसे इजियर मेथड है कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड लगा दो और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, ठीक है। तो ये 4 तरह से तुम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ तक चीजें समझ में आई? क्या बातें चली है तुम लोगों की? चीजें समझे? सुन भी रहे हो लेक्चर? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, चलो आज का लेक्चर यही पे एंड करते। बाय बाय।